नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है जैव अणु, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग लिपिड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए यह चैप्टर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग जिस योजना चला रहे हैं तो उसका नाम है एक वीडियो एक चैप्टर, और आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि दिन काफ़ी कम है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर दोस्तों जब एग्ज़ाम शुरू होगा 17 अगस्त से तो एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा? पहला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन जो है ना, यह पादपों में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित तत्व है। कौन? कार्बन। याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका यहाँ से बन सकता है। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है दोस्तों। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो पोषक तत्व जो हैं बृहत, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे के सारे बृहत पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है एक पादप को। सूक्ष्म पोषक में देख लेते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें लौह, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल सम्मिलित हैं, यानी इनकी थोड़ा थोड़ा मात्रा चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसीलिए इनको बोला जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो वेरी सिंपल सवाल है दोस्तों कि पानी जो है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा है। आप लोग को पता भी होगा। तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? यानी माइक्रो पोषक तत्व पूछ रहा है, यानी दोस्तों बृहत पोषक तत्वों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि कौन इसमें से नहीं है। तो याद रखिएगा, विटामिन जो है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि विटामिन जो है वह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है विटामिन। वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, ये सारे के सारे माइक्रो पोषक तत्व हैं। चलिए डिटेल्स समझते हैं, जिससे आपको इस प्रश्न को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। विटामिन माइक्रो पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तथा ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे लवण तथा विटामिन। तो यही आपसे पूछा था विटामिन, तो याद रखिएगा विटामिन एक माइक्रो पोषक तत्व है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला सवाल है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है जीन। तो डीएनए का वह खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन बोला जाता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रिका व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक में स्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल क्या है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जीव विज्ञान में जो डीएनए का पूर्ण रूप होता है, याद रखिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूर्ण नाम। आइए थोड़ा इसका डिटेल्स देखते हैं।
जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने रहते हैं डीएनए। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं और इसे ही गुणसूत्र कहा जाता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी मैंने बताया था कि डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हम लोग ऊपर के प्रश्न में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं इस प्रश्न को। अगला सवाल देख लेते हैं, बालों का रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो बालों का रंग है वो मेलानिन के कारण होता है। तो बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है, आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेलानिन। अगला सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से का निर्माण होता है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mRNA। याद रखिएगा mRNA का निर्माण होता है दोस्तों क्षार इवेंट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन संश्लेषण के समय जब क्षार इवेंट से निर्माण होता है mRNA का। चलिए इसके बारे में देखते हैं फटाफट हम लोग। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA का निर्माण होता है। आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन से आई ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होती है। mRNA अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया था। 1961 में mRNA का नामकरण किया गया था फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड के द्वारा। mRNA को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। संदेशवाहक यानी मैसेंजर आरएनए किसको बोला जाता है, तो mRNA को मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। एम से याद रखिएगा मैसेंजर और आरएनए लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। तो दोस्तों प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। कब, प्रजनन के दौरान। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में मिलती है। और सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया। ये आप लोग याद रखेंगे कि वाटसन और क्रिक के दौरान 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया गया था। पुनर्जोगज डीएनए को किसी परपोषी में प्रवर्धित करने को डीएनए क्लोनन, जीन क्लोनन या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल सी जो है दोस्तों वो गलत कथन है। आइए देखते हैं सी में है क्या। तो डीएनए के बारे में आप लोग देख रहे हैं कि पूरी जानकारी दिया गया। डीएनए का पूर्ण नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, सही है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण वहन करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का ही एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो डीएनए के बारे में ये कथन जो है गलत है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ए और बी सही है और सी गलत है। तो क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन तथा फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये 3 रासायनिक तत्व हैं जो आनुवंशिक गुण वहन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन सी गलत है और कथन ए और बी दोनों सही है। तो आप लोग को एक ही बात कितना बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा।
एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम जो है ना मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम मूलतः किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को बोला जाता है एनोटेशन। क्या बोला जाता है? एनोटेशन। तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। याद रखेंगे, जीन बोला जाता है। आइए देखते हैं थोड़ा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन यानी वंश कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात किए, वंश यानी जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीन जो है डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का हम लोग देख चुके हैं, बहुत बार देखे हैं दोस्तों। अब आरएनए से आपका सवाल बनना है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है सवाल। तो आरएनए का पूर्ण रूप, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूर्ण रूप। आरएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल होता है। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमरिक अणु है और एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीय क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो याद रखेंगे आरएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा तत्व पूछा रहा है दोस्तों, तो तत्वों में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 65% पाई जाती है। परसेंट याद रखेंगे, ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65% पाई जाती है। अन्य तत्व कार्बन 18%, नाइट्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, माफ़ कीजिएगा यहाँ हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रोटीन जो है ना इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, क्योंकि प्रोटीन के बिना एंटीबॉडी नहीं बन सकता है, एंजाइम नहीं बन सकता है और कोशिका झिल्ली भी नहीं बन सकता है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रोटीन इन तीनों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी। आइए देखते हैं डिटेल्स में। तो प्रोटीन एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। और आज का हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? यानी जो दूध है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन। केसिन जो है दोस्तों दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है और इसको बोला जाता है दूध का प्रोटीन। ये भी आप याद रखेंगे, दूध का प्रोटीन भी आपसे पूछ सकता है, तो केसिन ही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जैव अणु के बारे में, जिसमें हम लोग बात किए लिपिड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात किए। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को डेली मिलते रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो एक चैप्टर योजना में आप अभी वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं। आज तीसरा वीडियो था, बहुत जल्द चौथा वीडियो आने वाला है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ज़रूर देखना है एग्ज़ाम से पहले दोस्तों, क्योंकि इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। अंतिम मौका है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।